हे गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड डॉक्टर शिव हियर। सो ये 2018 का रिकॉल हम देख रहे हैं सर्जरी का। ये सेकंड पार्ट सी होगा उसको इसका। ओके, हम कंटिन्यू कर रहे हैं, 2 पार्ट कर चुके हैं हम सेकंड के, मतलब 2018 का हम रिकॉल देख रहे हैं। ओके, सो ये थर्ड में क्या है एक्चुअली गाइज, मैं बता दूं, मैं बिजी चल रहा हूं क्योंकि मैं बताया था आप लोगों की मेरी रिमेनिंग इंटर्नशिप थोड़ा चल रही है, तो उस कारण से मैं कंटिन्यूस वीडियो बना नहीं पा रहा। इसलिए मैंने हेल्प करने के हिसाब से पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं ग्रुप में, तो आप वहाँ से इनको रटिए सीधा, ठीक है ना। वेट मत करिए मैं वीडियो कब अपलोड कर रहा हूँ। मैं अपलोड कर रहा हूँ, वो बोनस होगा सिर्फ एक गाइडेंस के लिए। ओके, बाकी रटना यही है सब। ओके, जस्ट रटते रहो। चलिए, तो 21 नंबर का क्वेश्चन था, रिपीट टॉपिक है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीछे, और ये हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से होता है। 2021 में भी ये क्वेश्चन था, वहाँ पे सीटी स्कैन दे के इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि ये स्ट्रक्चर कब देखने को मिला था। सीटी कैसी थी? ऐसी सीटी थी, और ये हीमेटोमा था। ओके, तो इससे इस टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन होता है। ऑलरेडी हम गेस कर रहे हैं सर। हाँ, तो ल्यूसिड इंटरवल इज़ क्लासिकली सीन इन, डायरेक्ट याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्लिक होता है, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमोरेज में होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन सब ड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल, और वो जो होता है कि एक्सोनल जो स्टार स्काई अपीयरेंस दिखाई देता है, ये 3 टॉपिक से एक क्वेश्चन होगा ही होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमेटोमा के बारे में सब कुछ। ओके, तो ईडीएच क्या है? इसे न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी होती है, इसमें तुरंत एक्शन लेना पड़ता है हमें, वो ब्लड क्लॉट निकालना पड़ता है। नियर ऑलवेज एसोसिएटेड विथ स्कल फ्रैक्चर होगा तब ये हेमेटोमा देखने को मिलता है, वो जो कि एक्स्ट्रा ड्यूरल रहता है। मोर कॉमन इन यंग मेल। ओके, बिकॉज बाइक एक्सीडेंट और ये वो यहीं पे होते हैं ज़्यादातर। एसोसिएटेड विथ टीयरिंग ऑफ मेनिंजियल आर्टरी। ओके, तो नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा जो होता है, ईडीएच होता है जो, तो उसमें कौन सी आर्टरी डैमेज होती है? तो कौन सी होती है? मेनिंजियल आर्टरी। ओके, ये याद करने वाली चीज़ें। तो जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे अभी आप इस स्टेज में हैं कि आपको ऐसा लग रहा है हमें भूल रहा है ये वो, तो होता क्या है कि आप जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो टॉपिक कॉन्सेप्चुअल रहता है, मतलब एक बार समझ लेंगे। जैसे एक्स्ट्रा ड्यूरल की वो चोट लग गई अंदर, एक्स्ट्रा ड्यूरल मेनिंजेस के ऊपर ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो ये चीज़ें नहीं भूलती क्या हैं ये, जैसे कि मेनिंजियल आर्टरी था कि सब कॉर्टिकल आर्टरी थी, है ना। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि मेनिंजियल आर्टरी, इसमें ईडीएच में टीयरिंग होती है। हेमेटोमा एक्यूमुलेट्स इन स्पेस बिटवीन बोन एंड ड्यूरा। ओके, इसलिए इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा ड्यूरल। ड्यूरा मैटर के ऊपर ये क्लॉट जमा होता है। मोस्ट कॉमन साइड देखने को मिलती है टेम्पोरल जैसे साइड में। अब यहीं पे बता दिया गया कि टेरियन, ये एनाटॉमी में क्वेश्चन पूछते हैं इमेज बना के। टेरियन इज़ द थिनेस्ट पार्ट ऑफ द स्कल एंड ओवरलाइज मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। तो जैसे ये यहाँ पे चोट लगी जो टेरियन रीजन में, और इसके नीचे ही रहती है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, तो ये जब टीयर हो जाती है तो ईडीएच हो जाता है। नॉट ऑलवेज आर्टरियल डिस्ट्रप्शन ऑफ मेजर ड्यूरल वेनस साइनस ईयर रिजल्ट इन द ईडीएच। ओके, हमेशा आर्टरी नहीं होती, समटाइम ये ड्यूरल वेनस साइनस भी टीयर हो सकता है। ओके, अब इसमें 8th पॉइंट क्या है? फोर्स रिक्वायर्ड टू सस्टेन स्कल फ्रैक्चर कैन बी सरप्राइजिंगली स्मॉल। ओके, स्मॉल फ्रॉम स्टैंडिंग और सिंपल ब्लो टू द हेड। मतलब ये बोल रहा है कि ये ईडीएच के लिए ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंजरी की ज़रूरत है, बहुत बड़ा ट्रॉमा हो। सिंपल आदमी अगर खड़े खड़े गिर भी जाता है और इस रीजन में चोट लग जाती है तो उसको ईडीएच होने की संभावना है। ओके, 9th पॉइंट क्या है? क्लासिकल प्रेजेंटेशन क्या रहता है कि इनिशियल इंजरी फॉलोड बाय ए ल्यूसिड इंटरवल। ये क्वेश्चन पूछा गया था इस साल। अकरिंग इन 1/3 ऑफ द केसेस, मतलब ल्यूसिड इंटरवल 1/3 ऑफ द केसेस में देखने को मिला। इसमें होता क्या है, कई टाइम सम टाइम ये कैसे क्लिनिकल क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि एक पेशेंट है, क्रिकेट खेल रहा था, उसको बॉल हिट हो गई और वो एकदम से बेहोश हो गया। फिर वो एकदम से थोड़ी देर में जब वो खड़ा होता है और खेलने लगता है, ओके, 2-3 गेंद खेली, 1 ओवर खेला और फिर बेहोश हो गया। तो वो जो 1 ओवर वहाँ पे खेला या 3-4 गेंद खेली, खड़ा होके बोल रहा नहीं नहीं ठीक है सब, दैट इज़ ल्यूसिड इंटरवल। ओके, और फॉरेंसिक मेडिसिन में यहीं पे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ल्यूसिड इंटरवल में अगर कोई
कोई बिल साइन करता है या कुछ ऐसे एक्टिविटी करता है तो उसको लीगली एक्टिव माना जाएगा, मतलब सही माना जाएगा अगर वो ल्यूसिड इंटरवल में कुछ कर रहा है काम। ओके, तो ये रहा पॉइंट। ओके, 10वां पॉइंट क्या है, डिलेज इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कैन रिजल्ट इन डेथ फ्रॉम सेकेंडरी ब्रेन इंजरी। ओके, अगर हमें इस केस को पहचानने या हमें ट्रीटमेंट देने में लेट होती है तो फेटल हो जाता है केस। EDH ऑन CT में देखो मैंने पहले ही बता दिया कि लेंटी फॉर्म दिखता है, लेमन जैसा एक स्ट्रक्चर, लेमन जैसा। ओके, ऐसा लेंस शेप्ड या बाई कन्वेक्स स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है। ये हाइपरडेंस लेशन बिटवीन स्कल एंड ब्रेन में देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट ऑफ EDH क्या है, इमीडिएट सर्जिकल इवैक्यूएशन बाय क्रेनियोटॉमी करके हम तुरंत वो क्लॉट इवैक्यूएट कर लेते हैं। ओके, ओवरऑल मॉर्टेलिटी ऑफ ऑल केसेस ऑफ EDH इज़ अबाउट 18 से 18%, बट आइसोलेटेड EDH इज़ अबाउट 2%। ओके, मतलब ओवरऑल मरने की दर देखें EDH वाले केसेस में तो 18% है, बट केबल EDH आइसोलेटेड EDH देखा जाए तो 2% है। ओके, तो ये हो गया EDH के बारे में। अब दूसरा यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है, सब ड्यूरल हेमेटोमा एक्यूट वन। ओके, सब ड्यूरल मतलब ये शब्द ही अगर आप समझ रहे हैं ना तो पूरा केस समझ जाएंगे। सब ड्यूरल मतलब ड्यूरा के नीचे, तो ड्यूरा के तो नीचे हो गया, अब किसके ऊपर होगा, एरेक्नोइड। ओके, सबसे अंदर रहती पिया मेटर, फिर एरेक्नोइड, फिर ड्यूरा मेटर। ओके, ये 3 मेनिंजेस रहती हैं, ब्रेन कवरिंग रहती हैं। तो अब सब ड्यूरल हेमेटोमा की बात हो रही है। तो SDH क्या है, एक्यूमुलेट्स इन द स्पेस बिटवीन ड्यूरा एंड एरेक्नोइड, जैसे मैंने बताया। ठीक है ना, शब्द ही बयां कर देता है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। सेकेंड, इसका डिसरप्शन ऑफ कॉर्टिकल वेसल्स और ब्रेन लेसरेशन। ओके, अब यहाँ पे जो मैं बोला रटने वाली चीज़ें क्या है, कॉर्टिकल वेसल्स डिसरप्शन होता है। ओके, मतलब टीयर हो जाती है। अब क्या है थर्ड पॉइंट, नियरली ऑलवेज एसोसिएटेड विथ सिग्निफिकेंट प्राइमरी ब्रेन इंजरी। अब सब ड्यूरल हेमेटोमा में मोस्टली देखा गया है कि ब्रेन इंजरी होगी। ओके, जैसे वो एक्यूट हाइपरटेंशन है पेशेंट को तो समटाइम ये चीज़ें हो जाती हैं। And fourth point, the patient present with an impaired conscious level from the time of injury, but further deterioration can occur as hematoma expand. Okay, मतलब जैसे ये होगा, जैसे सब ड्यूरल हेमेटोमा हो रहा है तो उसका कॉन्शियस लेवल इम्पेयर्ड हो जाएगा। ओके, मतलब थोड़ा बेहोशी सा होने लगेगा और ये समय के साथ और बिगड़ने लगेगा जैसे जैसे हेमेटोमा एक्सपेंड होने लगेगा, मतलब अगल बगल की टिश्यूज़ को वो और कंप्रेस करने लगेगा, है ना। अब देखिए, अब CT में कैसा दिखता है कि CT अपीयरेंस ऑफ SDH सब ड्यूरल हेमेटोमा हाइपरडेंस होगा, एक्यूट ब्लड कॉनकेवो कन्वेक्स अपीयरेंस। ओके, समटाइम CT देके और ये जो ऐसा एक वो बनता है यहाँ पे, ठीक है, ये कॉनकेव है, बनाना टाइप का समझो। तो ये हो गया SDH का। ट्रीटमेंट ऑफ SDH क्या है, इवैक्यूएशन बाय, इसमें भी क्रेनियोटॉमी करना पड़ेगा। स्मॉल हेमेटोमास विथ लिटिल मास इफेक्ट में बी मैनेज्ड कंजर्वेटिवली इन न्यूरोलॉजिकल सेंटर्स। ओके, अगर छोटा मोटा है तो वो कंजर्वेटिवली हम उसको क्योर कर लेंगे। ओके, मैनिटोन वगैरह दे के। मॉर्टेलिटी रेट फ्रॉम SDH इज़ मच हायर देन EDH and is higher as 40% in some सीरीज। ओके, मतलब क्या है सीधा सीधा कि इसमें मॉर्टेलिटी रेट EDH से ज़्यादा होती, लगभग 40% तक। ओके, अब एक ये फेमस क्वेश्चन है सर्जरी का, मार्जोलिन्स अल्सर के बारे में पूछते हैं। ओके, तो इसमें क्या है ये मार्जोलिन अल्सर, ये सीधा सीधा रट लेना, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा फ्रॉम स्कैर्स। ओके, ये एक प्रकार का कैंसर है जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है, स्कार से डेवलप होता है। ओके, ये क्या है, लो ग्रेड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है और एराइज कहाँ से होता है, स्कार से। ओके, इसके बारे में चलिए आगे देखते हैं। अब मार्जोलिन्स अल्सर, मार्जोलिन मतलब मार्जिन, सीधा सीधा कह रहा है कि वो मार्जिन से कैंसर डेवलप होगा। ओके, मार्जोलिन्स मतलब एज से, ठीक है। तो ये क्या है, लो ग्रेड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है विच डेवलप्स ऑन द क्रॉनिक बिनाइन अल्सर और लॉन्ग स्टैंडिंग स्कार टिश्यू। ओके, क्रॉनिक बिनाइन अल्सर से ये तो लॉन्ग स्टैंडिंग स्कार है, वहाँ से ये मार्जिन, उसके मार्जिन से ये कैंसर
स्टार्ट होता है, ओके। अराइजेस फ्रॉम द एज ऑफ अल्सर। अब क्या पूछ रहे हैं, बता, थर्ड पॉइंट क्या है, मार्जिलिन अल्सर में डेवलप इन पोस्ट बर्न स्कार हो सकता है, इसमें डेवलप हो सकता है। लॉन्ग स्टैंडिंग वेनस अल्सर में हो सकता है। क्रोनिक अल्सर ड्यू टू ट्रॉमा, क्रॉनिकली डिस्चार्जिंग ऑस्टियोमाइलिटिस साइनस, पोस्ट रेडिएशन अल्सर, मतलब इन सब अल्सर्स या स्कार से मार्जिलिन अल्सर डेवलप होता है, ओके। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं कि स्लो ग्रोइंग एज स्कार टिश्यू इज़ रिलेटिवली एवेस्कुलर होता है, ओके। इसको जो स्कार होता है वो एवेस्कुलर होता है, इसलिए ये स्लो ग्रोइंग होता है, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, पेनलेस होता है एज देयर इज़ नो नर्व्स इन द स्कार टिश्यू। स्कार टिश्यू में ना तो वेंस, ऑब्वियसली वेंस मतलब आर्टरी वेंस नहीं होती, वेसल्स नहीं होती, और पेनलेस रहता है बिकॉज नर्व नहीं रहती हैं। नो सेकेंडरी डिपॉजिट्स इन रीजनल लिम्फ नोड्स एज देयर आर नो लिम्फ वेसल इन द स्कार्स, मतलब इस स्कार्स में कुछ भी नहीं रहता, ना वेंस ना वेसल्स रहती हैं, ना आर्टरी रहती है, ना लिम्फ नोड का कोई कनेक्शन रहता है, ठीक है। इफ़ द अल्सर इन्वेट्स द नॉर्मल टिश्यू देन ओनली लिम्फ नोड में बी इन्वॉल्व बाई लिम्फेटिक स्प्रेड, ओके। अगर इफ़ द नॉर्मल अल्सर इन्वेट्स द नॉर्मल, अगर कोई नॉर्मल अल्सर है वो नॉर्मल टिश्यू में पहुंच जाता है, अगर कोई अल्सर नॉर्मल टिश्यू में पहुंच जाता है तब वहाँ पे लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगी, ओके, वैसे नहीं होगी। रेडियो रेजिस्टेंट ड्यू टू एवेस्कुलरिटी, रेडियो रेजिस्टेंट रहता है क्योंकि ये एवेस्कुलर है। अब नो डिस्टल मेटास्टेसिस, बिकॉज कोई कनेक्शन ही नहीं है तो डिस्टल मेटास्टेसिस होने की चांसेस नहीं है, तो ये यहाँ पे एक ऑर्डर ले रखा है कि आर्टरी, वेन, नर्व, लिम्फ नोड, ओके। वेसल्स के लिए क्या बोला गया है कि एवेस्कुलर है इसलिए रेडियो रेजिस्टेंट है, नर्व नहीं रहती तो पेनलेस है, जो ऊपर हम समराइज कर रहे हैं। लिम्फ नोड का कोई वेसल्स नहीं होती, नो लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, ओके। तो ये हो गया मार्जिलिन अल्सर, बहुत फेमस है, ओके। अब 23rd क्वेश्चन क्या पूछा है, मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ इंटीरियर मीडियस्टेनम। ये क्वेश्चन इतना फेमस है कि आते ही जाता रहता है, कहीं भी पूछ लेंगे, ओके। तो थाइमोमा क्या है, ये पैथोलॉजी वाली सीरीज़ में भी मैंने पढ़ाया था कि इंटीरियर मीडियस्टेनम में थाइमोमा मोस्ट कॉमन ट्यूमर पाया जाता है, ओके। तो यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया कि लोकेशन ऑफ कॉमन मीडिया स्टाइनल मासेस, ओके। मैं जस्ट एक बार इनको रीड कर रहा हूँ क्योंकि आपको रटना पड़ेगा। तो इंटीरियर मीडियस्टेनम में थाइमोमा जो क्वेश्चन था हमारा, मोस्ट कॉमन इंटीरियर मीडियस्टेनम लिम्फोमा देखने को मिला है, जर्म सेल ट्यूमर, थायराइड एंड पैराथायराइड मासेस, क्योंकि ये सब फ्रंट में रहते हैं ना इसलिए इंटीरियर हो गया। ब्रोंकोजेनिक सिस्ट एन्यूरिज्म, ये इंटीरियर मीडियस्टेनम में। मिडिल मीडियस्टेनम में कौन कौन से ट्यूमर पाए जाते हैं, एक तो सिस्ट हो गया जो मोस्ट कॉमन इन मिडिल मीडियस्टेनम, पेरिकार्डियल सिस्ट मोस्ट कॉमन रहता है, ब्रोंकोजेनिक, इंटेरोजेनस, न्यूरो एंटेरिक। अब यहाँ पे वेस्कुलर मासेस रहता है, एन्यूरिज्म होगा, लिम्फ नोड इनलार्जमेंट एंड लिम्फोमा, मेसेंजियल ट्यूमर एंड फियोक्रोमोसाइटोमा, ओके। मिडिल वाले में, मिडिल मीडियस्टेनम में फियोक्रोमोसाइटोमा देखने को मिलेगा। पोस्टीरियर वाले में, पोस्टीरियर मीडियस्टेनम में न्यूरोजेनिक ट्यूमर मोस्ट कॉमन ओवरऑल रहता है, न्यूरोजेनिक, ओके। और मेनिंजोसील्स, मेसेंकाइमल ट्यूमर्स, फियोक्रोमोसाइटोमा, लिम्फोमा, बोचडेलिक हार्निया, ब्रोंकोजेनिक सिस्ट, इंटेरोजिनस सिस्ट, ओके। तो ये सब आप ध्यान से देखिएगा। अब मीडियस्टाइनल मासेस में ये जो इम्पोर्टेंट है हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मोस्ट कॉमन इंटीरियर मीडियस्टाइनल मास, ये हमारा क्वेश्चन था थाइमोमा मोस्ट कॉमन। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट कि मोस्ट कॉमन मिडिल मीडियस्टेनल मास क्या है, सिस्ट हैं, जो कि पेरिकार्डियल सिस्ट इज मोस्ट कॉमन, ओके। मोस्ट कॉमन पोस्टीरियर में पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछा तो होगा न्यूरोजेनिक ट्यूमर, ओके। अब यहाँ पे फोर्थ जो है कि मोस्ट कॉमन मीडियस्टाइनल मास ओवरऑल, अगर ओवरऑल पूछा जाए मीडियस्टाइनल मास तो न्यूरोजेनिक ट्यूमर, ओके, न्यूरोजेनिक ट्यूमर। अब देखो क्या लॉजिक वाजिक यार, ये सब चीज़ें ध्यान से रटो बस। mediastinal mass seen in all the three compartment of mediastinum, that is lymphoma, bronchogenic cyst and mesenchymal tumor। मतलब ऐसे कौन से
मीडियास्टेनल मास हैं जो तीनों कंपार्टमेंट में देखा जाता है, तो वह है लिम्फोमा, ब्रोंकोजेनिक सिस्ट एंड मेसेंकाइमल ट्यूमर। तो देखो कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, ओके, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, इसलिए बोलता हूँ टॉपिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस ऑफ मीडियास्टेनल मास एक्सेप्ट न्यूरोजेनिक ट्यूमर, तो क्या है, सीटी स्कैन, ओके। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस ऑफ न्यूरोजेनिक ट्यूमर, अगर पूछ ले न्यूरोजेनिक ट्यूमर में कौन सा है तो एमआरआई है, ओके, ठीक है। अब 24 नंबर क्वेश्चन, इन ट्रीटमेंट ऑफ हैंड इंजरी द ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी इज़, अगर किसी के हाथ में इंजरी हो गई है तो सबसे पहले आप क्या रिपेयर करोगे, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, ओके। तो ये एक यूनिक क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम के लिए हम रेडी रहते हैं। सीक्वेंस ऑफ रिपेयर इन हैंड इंजरी, ओके। तो सर ने एक वो बताया था निमोनिक की वी फैन ऑफ वेंस, ओके, VEFAN और वेंस में हो गया VS, ओके। तो कैसे ध्यान रखना है, याद रखना कि वी फैन ऑफ वेंस, इस हिसाब से हमें टिश्यू रिपेयर करना है। तो वी क्या हो गया, सबसे पहले बोन शॉर्टनिंग एंड स्टेबलाइजेशन फिक्सेशन, सबसे पहले अगर हाथ में इंजरी हो गई तो सबसे पहले उसकी हड्डी सुधारना है, अगर टूट गई है उसको फिक्स करो, है ना। सेकंड क्या है, एक्सटेंशन टेंडन रिपेयर, अब जो एक्सटेंशन वाले हैं वो टेंडन रिपेयर करना है। फिर उसके बाद फ्लेक्सर टेंडन रिपेयर करना है। फिर उसके बाद आर्टरी एनास्टोमोसिस करना है, मतलब आर्टरी को जोड़ना है। फिर नर्व करना है। फिर लास्ट में वेन करनी है। फिर सबसे लास्ट में अब स्किन और वुंड क्लोजर, फिर वो स्टिचेस वगैरह लगाना है। तो मोस्ट प्रायोरिटी अब यहाँ पे दे रखा था स्किन, नर्व एंड ऑल ऑफ द अबव रिपेयर टू टेंडन। सो टेंडन पहले आएंगे नर्व्स के भी पहले, ओके। तो इस सीक्वेंस से याद रखना, देखो कितना प्रिसाइज है ये क्वेश्चन, ध्यान से रुक के नहीं देखोगे तो समझ नहीं आना। अब बॉयल इज़ ड्यू टू स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन, ये वैसे माइक्रो बायो का क्वेश्चन है, बट अब बॉयल आ गया तो सर्जरी में ऐड कर दिया गया है कि बॉयल इज़ ड्यू टू स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन के कारण कौन सा, कहाँ पे क्या, कैसे बॉयल डेवलप होता है। तो क्या होता है, हेयर फॉलिकल में इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन करेगा, इन्फ्लामेशन करेगा स्टेफिलोकोकस हेयर फॉलिकल में, तो बॉयल जनरेट होगा, ओके। गाइस गला सूख रहा है तो यहीं पे एंड करते हैं सेकेंड पार्ट का, ये सी था, ओके। 5 क्वेश्चन शायद मैंने कवर किए हैं, अब जो बाकी होंगे तो नेक्स्ट में देखेंगे। और इस पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, ट्रस्ट करो कि ये जो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा इसी पार्ट से कम आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ओके। सो ऑल द बेस्ट गाइज। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि चीज़ें भूल रही हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं भूल रहा है, जो कॉन्सेप्ट हैं वो ऑलरेडी आपने समझ लिए हैं, जस्ट रिवाइज करते रहो। और जो लर्निंग वाला पार्ट है, जो फैक्ट क्वेश्चन रहते हैं, मोस्ट कॉमन इंटीरियर क्या है, मोस्ट कॉमन ये क्या है, तो ये चीज़ें रटनी ही पड़ेंगी, ओके। तो ये ऐसी बहुत मतलब 25 से 30% क्वांटिटी होती है जो एकदम से रटनी पड़ती हैं, और 70% चीज़ें आपके सिर्फ एक बार पढ़ने से काम हो जाता है, ओके। तो डरिए मत, कॉन्फिडेंट रहिए और लगे रहिए। ऑल द बेस्ट।